मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम भाषा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं स्वरूप की चर्चा भाषा विज्ञान MA फाइनल तृतीय पेपर के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं भाषा का अर्थ। मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए जिस सार्थक और मौखिक साधन का प्रयोग करता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द मूलतः संस्कृत का है। यह शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ पाणिनि के धातु पाठ के अनुसार भाष्य भाषणे है। तात्पर्य यह है कि भाष धातु भाषण अर्थात बोलने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। भाषण को बोलना भी कह सकते हैं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर इसका अर्थ बोलना अथवा कहना हुआ। मनुष्य अपने मन के भाव संकेतों से भी प्रकट कर सकता है, पर इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के अर्थ के उपरांत अब हम भाषा की परिभाषा पर दृष्टिपात करते हैं। भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने भाषा की परिभाषा अपने मतानुसार अभिव्यक्त की है। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूल बातचीत है। वे ही ध्वनि रूप में जब होठों से प्रकट होते हैं तो उन्हें भाषा कहा जाता है। दूसरे विद्वान गार्डिनर के अनुसार विचारों को प्रकट करने के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के मतानुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है, यानी कि वही हुआ कि विचारों का आदान प्रदान होना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी अपना मत अभिव्यक्त किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार भाषा मानव के उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचना व्यवस्था है जिसके द्वारा विशेष समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। भाषा के मूल दो तत्व हैं। एक तो है विचार विनिमय का साधन होना और दूसरा है मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकली सार्थक ध्वनियों का समूह। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हाथ से इशारा करके, ताली बजाकर, मेज थपथपाकर अथवा मुख के अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्रकट किया हुआ आशय भाषा नहीं कहलाएगा। ये ध्वनियाँ अर्थ का संकेत तो करती हैं, पर मनुष्य के मुख से निकली नहीं होती। भाषा की परिभाषा के उपरांत अब हम भाषा की प्रकृति एवं स्वरूप की परिचर्चा करते हैं। प्रकृति शब्द का
प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव। प्रत्येक भाषा का अलग अलग गठन होता है, पर सभी भाषाओं में कुछ बातें समान होती हैं। विद्वानों ने भाषा की प्रकृति को भाषा की विशेषता और प्रवृत्ति भी कहा है। ये शब्द लगभग समान अर्थ वाले हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा की विशेषताएं और प्रकृति शीर्षक के अंतर्गत निम्न लक्षणों का समावेश किया है। सबसे पहले आती है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। दूसरा है भाषा सामाजिक वस्तु है। तीसरा है व्यक्ति भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकता। चौथा है भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। पांचवा है भाषा परिवर्तनशील है। छठा है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अगला है प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। अगला प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की अलग संरचना होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर होती जाती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म और प्रौढ़ होती जाती है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर चलती है। हर भाषा का एक मानक रूप होता है। अब इन बिंदुओं की हम विस्तृतवार पर चर्चा करेंगे। भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा समाज में ही आपसी संपर्क से उत्पन्न हुई है। समाज ही उसका प्रयोग करता है और उस सामाजिक प्रयोग के कारण ही वह विकसित होती है, जीवित रहती है और अंत में भाषा जब मरती है तो समाज में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी समाज के साथ ही भाषा की उत्पत्ति होती है और समाज के साथ ही भाषा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार भाषा का पूरा जीवन यानी कि जिसमें उत्पत्ति, विकास, मृत्यु सब समाज से संबंधित है। इसीलिए भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति उसे कहेंगे जो अनायास पुत्र को माँ बाप से मिल जाए। भाषा के बारे में ऐसा नहीं है। हिंदी बोलने वाले दंपत्ति का बेटा यह आवश्यक नहीं कि वह हिंदी ही बोले। मान लीजिए शैशवावस्था में ही वह इंग्लैंड चला गया और वहीं के समाज में वह बड़ा हुआ, तो स्वभावतः वह वहाँ अंग्रेजी ही बोलेगा। और यदि उसे हिंदी का वातावरण नहीं मिला तो हिंदी उसे बिल्कुल नहीं आएगी। इस तरह कोई भी भाषा हम केवल अनायास सहज रूप में इसलिए नहीं सीख सकते कि वह हमारे माँ बाप की भाषा है। भाषा अर्जित संपत्ति है। जो पैतृक संपत्ति नहीं होगी, अर्जित होगी। भाषा भी वैसे ही अर्जित है। व्यक्ति उसका अर्जन किससे करता है? समाज से करता है। इसी कारण हम जिस भी समाज में रहते हैं उसी की भाषा हम अर्जित कर सकते हैं और कर भी लेते हैं। ऊपर के उदाहरण में हमने देखा कि समाज से अर्जन करने के कारण ही हिंदी भाषी माँ बाप का बेटा अंग्रेजी भाषी बन जाता है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषी माँ बाप के बेटे फ्रांसीसी समाज में रहकर फ्रांसीसी भाषी या हिंदी भाषी समाज में रहकर हिंदी भाषी बन सकते हैं। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। अनुकरण मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है। सामाजिक व्यवहार की सारी बातें हम अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। भाषा के संबंध में भी यही सत्य है। हम समाज में रहकर दूसरों के अनुकरण से भाषा सीखते हैं। बच्चे इसके अनुकरण में कभी कभी गलती कर जाते हैं, किंतु शीघ्र ही फिर अनुकरण करके अपनी गलती को ठीक कर लेते हैं। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में हमेशा ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के कारण ही संस्कृत का गृह शब्द हिंदी में घर बन गया तथा कृष्ण कहानियाँ हो गई। वस्तुतः परिवर्तन इस विश्व का शाश्वत नियम है। हमारा विश्व, हमारा समाज, हमारा ज्ञान सभी कुछ परिवर्तित हो रहा है। उसी प्रभाव में भाषा भी परिवर्तित होती रहती है।
भाषा का यह परिवर्तन कई रूपों में तो समाज के परिवर्तन के साथ भी चलता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। इस चिर परिवर्तनशीलता के कारण ही जीवित भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का यह रूप अंतिम है और इसमें आगे और परिवर्तन या विकास नहीं होगा। भाषा यदि जीवित रहेगी तो उसमें परिवर्तन भी अवश्य होगा। परिवर्तन ही जीवन है, चाहे वह जीवित भाषा का हो या फिर समाज का हो या फिर मनुष्य का। यह बात जीवित भाषा के बारे में कही जा रही है। भाषा के परिवर्तन या विकास की धारा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। मनुष्य में यह प्रवृत्ति जन्म से ही होती है कि कम से कम प्रयत्न से वह अधिक से अधिक काम कर ले। इस कम से कम प्रयत्न की करने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण ही भाषा में प्राय ही परिवर्तन आ गया है, जिसके आने से कम प्रयास में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति हो। हर भाषा का अपना एक स्पष्ट या अस्पष्ट मानक या आदर्श रूप होता है। भाषा का प्रयोक्ता जाने अनजाने उस भाषा के आदर्श या उसके यथासाध्य निकटतम भाषा का रूप प्रयोग करता है। उसी आदर्श के कारण वक्ता जो कुछ कहता है, श्रोता उसका प्राय वही अर्थ ग्रहण करता है। इस एक रूप के कारण ही एक भाषाभाषी का हजारों लाखों या करोड़ों लोगों में आपस में विचार विनिमय होता है। हर समाज में भाषा की बोधगम्यता का मूल आधार उसमें प्रयुक्त भाषा का वह आदर्श रूप ही होता है, चाहे वह कितना भी अस्पष्ट क्यों ना हो। हर भाषा के प्राय हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत भाषा उसी भाषा के अन्य लोगों की तुलना में किसी न किसी रूप में थोड़ी बहुत भिन्न होती है। सूक्ष्म दृष्टि में देखा जाए तो हर भाषा के किसी न किसी रूप में उतने ही भेद होते हैं जितने उसके बोलने वाले होते हैं, किंतु यह भेद इतना सूक्ष्म होता है कि सामान्यतः ज्ञात नहीं होता। हर भाषा की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ऊपर की सभी विशेषताएं या बातें तो सभी भाषाओं में पाई जाती है, किंतु इस समानता के बावजूद विश्व की सभी भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। यदि सभी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं ना हो तो फिर सभी अलग अलग भाषाएं ही ना हो। ये अलग अलग विशेषताएं ध्वनि, शब्द समूह, रूप रचना, वाक्य गठन या अर्थ आदि कई स्तरों पर हो सकती हैं। उपर्युक्त सभी उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक युक्त सार्थक व्यवस्थित तथा समाज विशेष में विचार विनिमय का साधन आदि भाषा की कुछ और ऐसी भी विशेषता हैं जिनकी ओर भाषा की परिभाषा के अंतर्गत संकेत किया जा सकता है। धन्यवाद। तेरे मिनट